हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था और 2019 के बाद 2018 में सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 2018 का जो एग्ज़ाम होना था 2019 में होना था। लेट सेशन चल रहा था, 2019 में कोरोना आ गया, इसीलिए 2017 का इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें बहुविकल्पी का पहला प्रश्न दिया है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है किशोरी लाल गोस्वामी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है इंसाअल्लाह खां और डी है प्रेमचंद। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, इंसाअल्लाह खां। प्रश्न क्या दूसरा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो 2000 हम लोग 19 में ही इसको पढ़ा था कि कवि का ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। उसके पहले भी ये पूछा हुआ था, तीसरी बार पूछा हुआ था। कवि शब्द का स्त्रीलिंग सभी शब्द कवियत्री होता है। इसका ऑप्शन डी है, यही सही आंसर है। कवियत्री सब लिखा है लेकिन जो शुद्ध रूप है ऑप्शन डी ही है। इसके बाद है प्रश्न क्या 3, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। ये सेम प्रश्न पिछले क्लास में भी हम लोगों ने 2019 में पढ़ा था। तो इसका जो ऑप्शन बी है संख्या, यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि अच्छाई, मानवता, बचपन इन सबको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए है कैसा, ये तो प्रश्नवाचक विशेषण, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे लाल है और ये तिकोना है, ये भी नहीं होगा। डी है थोड़ा, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, ये सब परिमाण दिखा रहा है ना कि कितना है, तो थोड़ा है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, जो कि अति लघुत्री का पहला प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, प्र उपसर्ग का अर्थ आगे, पहले, सर्वोच्च, अधिक, आदि होता है। प्रधन 4 बराबर प्रचार हो जाएगा, प्रधन भाव प्रभाव, प्रधन सन प्रसन्न, यानी प्र से बनने वाले यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न के साथ, प्रत्यय किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, प्रत्यय वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, गाधन क में गाय में और जो क जुड़ जाएगा तो गायक हो जाएगा, और सुंदर में ता जुड़ेगा तो सुंदरता हो जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ बदल गया ना, पहले गाय का अर्थ कुछ और ही होता है और उसमें क जुड़ गया तो गायक सिंगर हो गया। गाय एक नाउन है, यानी गाय को गाय एक पशु भी है, उसमें क जुड़ा तो गायक, इसका अर्थ बदल गया। सुंदर में ता जुड़ा तो सुंदरता हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 8, काल कितने प्रकार के होते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी ये आया हुआ था, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसमें पहला है वर्तमान काल के बारे में, कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मैं खा रहा हूँ, इस वाक्य से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में ही खाया जा रहा है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है भूतकाल, जिस क्रिया से भूतकाल में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पे ये भूतकाल में काम होने का पता चल रहा है ना, तो ये भूतकाल हो जाएगा। तीसरा है भविष्यत काल, जिस क्रिया से भविष्य के होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तो फ्यूचर में जाऊंगा यानी भविष्य में जाऊंगा, तो ये भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 9, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। इसका आंसर लिखेंगे, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन वाचन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक द्वारा पाठ का उच्चारण करने के बाद छात्र उसी तरह से पाठ का उच्चारण करते हैं, यानी शिक्षक के बात को दोहराते हैं। जो भी शिक्षक बोलता है या फिर पढ़ता है उसको दोहराते हैं बच्चे, तो उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं। और 10वां है, मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मौन वाचन के 2 उद्देश्य। पहला है अर्थ ग्रहण में सुधार, मौन वाचन के द्वारा उसके अर्थ को सहजता के साथ ग्रहण किया जा सकता है। और दूसरा है गति में वृद्धि, मौन वाचन पाठन गति को बढ़ाने में सहायता करता है। ये प्रश्न पिछले क्लास में भी आया हुआ था, लेकिन वहाँ उद्देश्य ना लिख के वहाँ पे लिखा था कि मौन वाचन का महत्व लिखिए, तो वही चीज़ हम लोगों ने लिखा था। महत्व या उद्देश्य एक ही में आप लिखेंगे दोनों में, तो आपको वही सेम चीज़ है। तो पिछले क्लास में ये लघुत्री में पूछा हुआ था 2017 में, 2017 का तो ये है, 2019 में हम लोगों ने पढ़ा था
कि वहाँ पे लघुत्री में पूछा हुआ था कि मौन वाचन के महत्व लिखिए, यहाँ पे उद्देश्य पूछा हुआ है अति लघुत्री में। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें उत्तम पुरुष होता है वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए वे मध्यम पुरुष कहे जाते हैं, जैसे तू, तुम, आप सब आदि। तीसरा है अन्य पुरुष, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए तो वे अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे वह, वे, ये आदि। यानी 2 व्यक्ति अगर जो बात कर रहे हो तो जो बोल रहा हो पहले वक्ता हो वो प्रथम पुरुष होता है, जो सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जो तीसरा जो होता है कहीं दूर होता है उसके बारे में बात किया जा रहा होता है तो उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12 जो कि लघुत्री का पहला प्रश्न है, गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ था, हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा था। तो इसका आंसर लिखेंगे गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखेंगे गद्य। गद्य भाषा का वह रूप है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। दूसरा है गद्य में लयबद्धता या छंद योजना नहीं होता है। तीसरा है गद्य में वाक्यों की रचना लचीली होती है और उनकी लंबाई भिन्न हो सकती है। और चौथा है गद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, समाचार आदि। 5वां पॉइंट है गद्य में विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद है पद्य। जो गद्य होता है, जो कहानी होता है ना, जो सामान्य भाषा में बिना ऐसे ही लिखा जाता है कुछ भी, जैसे कहानी हो गया, निबंध हो गया, एकांकी हो गया, ये सभी गद्य होते हैं। और पद्य जो कविता होता है जिसको पढ़ा जा सकता है, उसमें 6 छंद का ध्यान रखा जाता है, और पद में छंद, योजना, ये सभी, यति, तुकबंदी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना, तो उसको पद्य कहते हैं। कविता ऐसे आप याद रखिए, जो कहानी लिखा जाता है वो गद्य होता है, जो कविता होता है वो पद्य होता है। तो पद्य में पहला पॉइंट है पद्य भाषा का वह रूप है जो लयबद्ध और छंदबद्ध है। और दूसरा है पद में छंद योजना होती है जिसमें यति, मात्रा, तुकबंदी शामिल होते हैं। तीसरा है पद्य में वाक्यों की रचना निश्चित होती है और उनकी लंबाई समान होती है। और इसके बाद है चौथा, इसमें पद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कविताएं, गीत, नाटक आदि। 5वां है पद्य में भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। आप देखें हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग इसके पहले पढ़ लिए हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का, 2021 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 का, 2019 का, और 4 साल का पेपर पढ़ लिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, 1-2 को छोड़ के सारे रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो आप ही देखिए कि प्रीवियस ईयर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जब प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं कम से कम 6 से 8 साल का, तो आपको कोर्स, और आप सिलेबस नहीं भी पढ़े रहेंगे, जैसे राजन सीरीज पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, आप अच्छे नंबर पाएंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन में मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। पहला है भाषण। भाषण एक औपचारिक तरीका है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यानी मौखिक अभिव्यक्ति उसे कहते हैं कि जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे तक अपने विचारों को रखते हैं दूसरे के सामने, उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसमें भाषण एक इसका प्रमुख साधन है। दूसरा है दिया है वाद विवाद। वाद विवाद में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपनी बात रखते हैं। वाद विवाद में तर्क, वाद प्रतिवाद और विचारों का आदान प्रदान होता है। तीसरा साधन कहानी सुनाना। कहानी सुनाना एक मनोरंजक तरीका है जिसमें हम अपनी कल्पनाशीलता और भाषा कौशल का उपयोग करते हैं। चौथा है गायन। गायन भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका है। और 5वां है अभिनय। अभिनय में हम अपनी आवाज़, शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को व्यक्त करते हैं। अभिनय से हम दूसरों को अपनी भावनाओं और विचारों को समझाते हैं। 6वां है चर्चा। चर्चा में व्यक्ति किसी विषय पर अपनी राय और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इतने सारे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं, ये सब सभी साधन हो जाएंगे। और नीचे लिखा हुआ है
मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसका आंसर लिखेंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। यह शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाता है और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है रुचि और ध्यान आकर्षित करना। कहानियाँ छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करती हैं। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। कहानियाँ छात्रों के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो कहानी से ही सीखते हैं, छोटे बच्चे। दूसरा दिया है इसमें अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। कहानियाँ जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने के योग्य बनाती है। यह छात्रों को अमूर्त विचारों को कल्पनाशील तरीके से समझने में मदद करती है। तीसरा है नैतिक मूल्यों को सिखाता है। कहानियाँ छात्रों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाता है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें नैतिक मूल्य को उसमें प्रमुख बनाया गया रहता है कि नैतिक मूल्य यानी सच्चाई, ईमानदारी, जो भी सच्चाई से रहना, ईमानदारी एक ही चीज़ हो गया। फिर बड़ों का आदर करना, अपने के छोटों के साथ प्यार दिखाना, ये सभी नैतिक मूल्य जो होता है कहानियों के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है। और चौथा है सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। कहानियाँ छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। यह उन्हें नए विचारों को सोचने और नए तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कहानियाँ। पांचवा है भाषा कौशल में सुधार। कहानियाँ छात्रों की शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता में सुधार करती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग लिखेंगे क्रिया विशेषण। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें आगे दिया है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे क्रिया के बाद या वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकते हैं। क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण या विशेषण वाक्यांशों को स्पष्ट करते हैं। इसी में नीचे लिखा हुआ है धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। यानी जो धीरे धीरे होता है, जैसे प्रयोग होता है ना धीरे धीरे चलना, यानी वो धीरे धीरे चल रहा था, या फिर ये तेज तेज दौड़ रहा था, तेज दौड़ रहा था। तो ये जो धीरे धीरे, तेज, ये सब जो होते हैं चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे दिया है आगे इसमें ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाया है इन शब्दों का। जैसे कि पहला है वह धीरे धीरे चलता है, या चलना जो है क्रिया है उसके विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और दूसरा है चीता तेज दौड़ता है, दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, तेज दौड़ता है ना, तो इसकी विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तेज क्रिया विशेषण दौड़ने की विशेषता बता रहा है। वैसे यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, धीरे धीरे क्रिया विशेषण चलने की विशेषता बता रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल है वह प्रतिदिन पूजा करता है, तो पूजा करना क्रिया है, उसकी विशेषता प्रतिदिन बता रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। नीचे दिया हुआ है प्रतिदिन क्रिया विशेषण जो कि है पूजा करने की विशेषता बता रहा है, वही चीज़ जो हमने आपको बताया। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। ये देखिए हर साल आपको एक सर्वनाम कोई पूछ रहा है, तो आप 6 जो सर्वनाम होते हैं 6 सर्वनाम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। आप चाहें तो शुरू में थोड़ा सा, अगर जो आपको ये 75 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, इतना आप लिखेंगे तो आपको 75 शब्द ये नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बढ़ाने के लिए शुरू में सर्वनाम हेडिंग लिख के सर्वनाम के बारे में लिख दीजिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे मैं, तुम, वह, और एग्जाम्पल में वह स्कूल जाती है, वह यहाँ पे सर्वनाम है क्योंकि स्कूल के संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है। इस तरह के करके शुरू में आप सर्वनाम के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट हो उसे
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, जिसका, जितना, जैसे, जैसा, जो भी, जिसके, जिसके, जिससे, जहाँ से आदि शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। तो यहाँ पे जो शब्द है ये संबंधवाचक संबंध बता रहा है। और वह कितना है, जिसे, वह किताब है जिसे मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो जिसे शब्द है ये संबंध बता रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो गिने चुने जो टॉपिक हैं आप उसको पढ़ लेंगे। जैसे देखिए हर साल एक सर्वनाम पूछ रहा है तो आप सर्वनाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से संज्ञा पूछ रहा है तो संज्ञा पढ़ लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण पूछा था तो क्रिया विशेषण पढ़ लीजिएगा। और समास सारे पढ़ लीजिएगा। जितना पढ़ लेंगे तो आपको लगभग आपको मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद से है, इसमें पूछा हुआ था बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग लिखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में अर्थपूर्ण होता है। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी मुख्य नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। यानी दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वो किसी तीसरे की विशेषता बताता है। दोनों शब्द का जो अर्थ होता है उससे मैच नहीं करता है, वो किसी और चीज़ से मैच करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे है दशानन, दस है आनंद जिसके रावण। यहाँ पे दशानन जो लिखा हुआ है ना, इसका शाब्दिक अर्थ जो है दशानन, तो यहाँ पे जो दशानन है दस और आनंद से मिलकर बना हुआ है। और ये विशेषता किसकी बता रहा है? रावण की। रावण को ही तो दशानन कहते हैं, यानी 10 सिरों वाला। यानी जिसके 10 सिर होते हैं उसको दशानन कहते हैं। तो रावण का विशेषता बता रहा है, ये रावण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इसमें आगे, इस समास में 10 और आनंद स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन मिलकर रावण को दर्शाते हैं जिसके 10 मुख है। यानी 10 मुख यानी 10 सिर है, वही है कहने का अर्थ। तो ये दशानन है। दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका शिव। यहाँ नील और कंठ मिलकर भगवान शिव को दर्शाते हैं जिनका कंठ नीला है, यानी भगवान शिव। तो यहाँ पे तीसरे की विशेषता बता रहा है यहाँ पे शिव का नीलकंठ शब्द, तो इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पिछले क्लास में भी आया था, 2019 में भी पूछा हुआ था, उसके पीछे भी ये पूछा हुआ था। तीसरी बार पूछा हुआ है उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में तो लग रहा है सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न ही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे एक बार, और जितनी बार आता है तो मैं उतनी बार बताता हूँ, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। तो इसका ऊपर लिखेंगे आप हेडिंग उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, जिसमें उपसर्ग लिखेंगे पहला। उपसर्ग में पहला उपसर्ग शब्द दो शब्दों से बना है उपधन सर्ग से। दूसरा है उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं। तीसरा है उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया रूप देता है। और चौथा है उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए है अन्याय, उपयांग, विश्वास, निराश, प्रभाव, सम्मान आदि। ये सभी उपसर्ग के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उपसर्ग में जो भी शब्द पहले लगता है वो अर्थ बदल देता है उस शब्द का, और प्रत्यय में लगभग उसी से मिलता जुलता अर्थ रहता है। प्रत्यय शब्द के अर्थ में बाद में जुड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन ऐसे। दूसरा, प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ता है। तीसरा है प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है या अथवा पूर्व शब्द से मिलता जुलता रहता है। और चौथा है जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना आदि। भलाई भी है आदि बाद में लिखेंगे, भलाई, बुराई आदि। ये सब हो जाएगा प्रत्यय के एग्जाम्पल। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ पे इसके अलावा 2023 से लेकर और 2016 तक के सभी विषय के प्रीवियस ईयर का PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।